दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक से इसकी आंख खुली थी। जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ था। वो ड्रेसिंग टेबल के साथ ही आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। चंद लम्हों में हवास बहाल हुए तो याद आया था रात बासिल को जाने के बाद काफ़ी देर तक रोती रही। फिर जाने का अब इस पर नींद का गलबा हुआ था और अब वो उठी थी तो एहसास हुआ कि रात वो रोते हुए ही सो गई थी। इसका जिस्म वहीं फर्श पर सोने की वजह से शदीद दर्द कर रहा था, मगर दरवाजे पर होती दस्तक से वो हिम्मत करके उठी और बेड से दुपट्टा उठाकर सर पर उड़ा। मगर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर गुल बीबी को देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। गुल बीबी, क्या हो गया है सुबह सुबह जो दरवाज़ा बजा रही हो? दृष्टि से कहती वापस आई और बेड पर ठहसी गई। माफ़ कर दे बीबी जी, मैं भूल गई थी। आज तो आप ज़रा देर से उठेंगी। दरवाजे पर खड़ी गुल बीबी शर्माते हुए बोली तो मासूमा फ़ौरन उठ बैठी। इसकी बात समझने के बाद इसे ख़तरनाक घूरी से नवाजा। माफ़ कीजिएगा जी छोटी बीबी जी, आप तो हमेशा सुबह सुबह उठ जाती हैं, मुझे लगा आप उठ गई होंगी। हो जी, आपका बड़ी माँ जी नाश्ते के इंतज़ार कर रही हैं। इस बार गुल बीबी दरवाजे पर खड़ी सर झुकाए बोल रही थी। इसकी बात पर मासूमा बेड से उठी और घड़ी पर वक्त देखा जो सुबह के 8 बजा रही थी। भाई, पहले क्या वो लोग मेरा इंतज़ार करते थे? पहले भी तो मैं अकेले ही नाश्ता करती थी, अब क्या हो गया जो मेरा इंतज़ार हो रहा है? वहाँ अलमारी की जानी बढ़ती वो बोली। इसका बिल्कुल दिल नहीं था अभी कमरे से निकलने का, क्योंकि इसका सर और जिस्म काफ़ी दुख रहा था। वो आराम करना चाहती थी। कैसे बातें कर रही हैं छोटी बीबी जी, आप तो अब जी आपकी बहू हो, इस घर की मुर्शद साहब की बीवी हैं। अब तो जी आप वहीं सब बीवियों के साथ खाना खाया करेंगी। गुल बीबी अपनी तरफ से मासूमा को समझा रही थी, जबकि मासूमा ने इसकी बात खासी बेजारी से सुनी। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मासूमा अपने कपड़े लेकर वाशरूम की जानिब बढ़ी। बड़ी बी ने कहा है कि आप तैयार होकर आएँ, गुल बीबी ने डरते हुए कहा। मासूमा इसे नज़रअंदाज करती वाशरूम में घुस गई, जबकि गुल बीबी वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी इसका इंतज़ार करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। इसके पीछे गुल बीबी काफ़ी परेशानी से चलते आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम करने पर दादी जान ने इसे सर्द निगाहों से सर से पैर तक देखा। सफ़ेद रंग का कीमती जुड़ा पहने, सर पर दुपट्टा सलीके से ओढ़े, चेहरे पर बेजारी लिए वो इनके सामने खड़ी थी। मासूमा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? दादी जान इसे देखते ही घबराई थी, जबकि इनकी गरजदार आवाज़ से ताई और चची जान समेत वहाँ हर मौजूद मुलाजमा काम गई। दादी जान, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं? चेहरे पर बिला की मासूमियत लिए इसने पूछा था। वो वाकई नहीं समझी थी कि दादी जान गुस्सा किस बात पे है। सफ़ेद रंग, वो भी शादी के पहले दिन। दिमाग ख़राब है तुम्हारा लड़की? तुम इसी ख़ानदान की लड़की हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत थी क्या? कुर्सी से उठती हुई वो गुर्राई थी। इनके उठने से ताई और चची भी उठ खड़ी हुई थी। दादी जान, मैं तो पहले भी यही पहनती थी, इस वक्त तो कभी आपने मना नहीं किया था। मासूमा को दादी जान की बात वाकई हैरान कर गई थी। मतलब हद है, अब इसके पहनने ओढ़ने पर एतराज़ किया जाएगा। पहले की बात और थी, अब तुम सुहागन हो। खबरदार अगर अब तुमने सफ़ेद और काले फीके रंग पहने। वो सर्द महरी से गोया हुई थी, लेकिन दादी जान, मासूमा की हर बात में बहस करना तुम्हारी आदत बन गई है। दादी जान ने मासूमा की बात काटी थी। बानो अफसोस से, तुम एक लड़की को काबू नहीं कर पा रही। ये लड़की अपनी माँ की तरह बदतमीज़ है और इसका अंजाम भी वैसा ही होगा। इस लड़की को बाजिल सीधा करेगा। दिन ब दिन इसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ रही हैं। अचानक डाइनिंग हॉल में मुजफ्फर साहब दाखिल हुए थे और इनकी गंभीर आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। यकीनन मुजफ्फर साहब इनकी गुफ्तगू सुन चुके थे, जबकि इनको देखकर सब खवातीन एक तरफ खड़ी हो चुकी थी। लेकिन दादा जान, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। मासूमा ने कुछ बोलना चाहा था। इसे दुख होता था तब दादा जान इसकी माँ को बुरा कहते थे, मगर दादी जान ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। मासूमा, खामोश रहो। नहीं नहीं बोलो लड़की, तुम चुप रहो। बानो, इसे बोलने दो, बदतमीज़ लड़की है ये। एक बार फिर मुजफ्फर साहब ठाड़े थे। मासूमा के चेहरे पर सर तासुर आया था। दिल में तकलीफ़ बड़ी थी। अब कौन सी खता कर दी इसने? हमेशा ऐसे ही हुआ था इसके साथ। माफ़ कीजिए मुर्शद साहब, बच्ची है, माफ़ी मांगो। मासूमा, दादी जान पहले मुजफ्फर साहब को देखती लजाया बोली थी और फिर मासूमा की जानिब रुख करके गुस्से से बोली, जबकि अब मासूमा ने शिकवा कुना निगाहों से दादी जान को देखा, जैसे कह रही हूँ कि कौन सी गलती पर माफ़ी मांगो या क्या बदतमीज़ी की है मैंने? जो माफ़ी मांगो। इसके देखने पर दादी जान ने अपनी नज़रें चुराई थी। मुझे माफ़ कर दे दादा जान। मासूमा सर उठाकर और आंखें झुकाकर गोया हुई चेहरे के लहजा साथ लहजा भी बेतासुर था। मुजफ्फर साहब ने एक हकारत भरी निगाह मासूमा पर डाली और वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद मासूमा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी कुर्सी पर विराजमान हो गई और नाश्ता करने लगी। वो ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या ये सब जो हुआ इसकी सबकी आदत थी। तबीयत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नौशीन साहिबा ने तड़प कर नाश्ता करती मासूमा को देखा, जो काफ़ी पुरसुकून थी, जबकि दादी जान भी आंसू पीती वहाँ से चली गई। बस परसों सुबह इस इलाके से एक लड़की मिली है, बहुत बुरी हालत में। इसे रेप और टॉर्चर किया गया है और इसका पर चेहरा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की को कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया गया और कई रोज़ तक गैर इंसानी सलूक किया गया।
जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। इसकी हालत इस वक्त ऐसी है, ना वो ज़िंदा है ना मुर्दा। आज सुबह ही इसे होश आ गया था, पर सर वो स्टिल एक ही पोजीशन में है। कई बार हमने कोशिश की बट वो बहुत डरी हुई है रिक्शा की बार बार कॉल की वजह से। काफ़ी जल्दी मैं वहाँ पहुँचा था। हाल में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा वो बगौर रिमशा की बात सुन रहा था। इस वक्त इस हाल में बाजिल और रिमशा के अलावा कोई नहीं था। रिमशा, तुम्हें इस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए था और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यहाँ लाने का मकसद क्या है? ये कोई हॉस्पिटल या थाना नहीं है। वो नज़रें सामने पड़े लैपटॉप पर जमाए सर्द महरी से बोला। रिमशा ने देखा एक पल को बाजिल के चेहरे पर अजियत दर आई थी, मगर फिर इसका लहजा और चेहरा किसी भी तासुर से पाक था, जैसे इस कदर अफसोसनाक बात से इसे कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ा था। बास मैं ना हॉस्पिटल ले जाने वाली थी ना पुलिस स्टेशन। रिमशा के चेहरे और लहजे में परेशानी थी। क्यों? बास तशवीशनाक बात यह है, पर मैंने पता किया है कि 2 दिन से लड़की हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। परसों रात ही हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। हॉस्पिटल अमले से मालूम हुआ कि इस लड़की को ज़्यादती के बाद हॉस्पिटल के करीब सड़क से लाया गया था। इलाज हो रहा था, लेकिन इसके बाद गायब हो गई। रिमशा ने हाथ में थामी हुई हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की फ़ाइल बाजिल की जानी बढ़ाई तो बाजिल इसके हाथ से फ़ाइल लेकर देखने लगा। इसका मतलब किसी ने इस लड़की को हॉस्पिटल से गायब करवाया, फिर से तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया और नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया। वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मर चुकी है। रिमशा के बोलने से पहले बाजिल पुरसोच अंदाज में बोला तो रिमशा ने इस बात में सर हिलाया। यस सर। बाजिल ने इस लड़की की आज की रिपोर्ट्स पर नजरें जमाई, हंकारा भरा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई और इस लड़की के घर वाले। बाजिल ने जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए रिमशा से पूछा, यस बॉस, कल मैंने और हमाद ने हॉस्पिटल में ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था, बट सर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। आई मीन सर, इसकी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं और हमाद से यहाँ ले आए। मैंने इसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर, और इसके घर वालों का पता है कि आम से लोग हैं। मैंने कॉल करके बताया, बट सर रिमशा के चेहरे पर अजियत दर आई। इसने बात अधूरी छोड़ दी। जो बाजिल को देखा जो अभी से ही देख रहा था, इसके घर वालों ने इनकार कर दिया होगा इस लड़की को पहचानने से भी। रिमशा के बोलने से पहले बाजिल बोला था। रिमशा इसकी गर्दन की तनी हुई रगें देखकर एक कदम पीछे हुई थी। जी बास, बाबिश्किल रिमशा की आवाज़ से हलक निकल सकी। बास, आप एक बार मिलेंगे इससे? बासिल की सुर्ख आंखों को देखती वो बोली थी, नहीं रिमशा, अभी कुछ दिन इससे सवाल मत करना, नॉर्मल होने दो कुछ इसे, फिर देखते हैं इस मामले को। बासिल मोबाइल जेब में रखता एक बार फिर लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। यस बॉस। बासिल को काम में मसरूफ़ देखकर वो इसके कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ वो लड़की थी। आज इनकी शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, मगर बासिल घर नहीं आया था। सबसे ज़्यादा हैरत बासिल को मासूमा को इस बात पर हो रही थी कि किसी ने भी इससे बासिल के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि 1 हफ्ते से बासिल घर नहीं आया था। इस बात को लेकर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ना चाहते हुए बासिल को सोचने लगती थी। फूफो जान के समझाने के बावजूद ज़्यादातर वो अपने कमरे में रहती थी। बासिल के कमरे में सिर्फ रात को जाती थी, वो भी इस मजबूरी में कि दादी जान इस पर नज़र रखती थी। बार बार टोकना रोकना, वो 1 हफ्ते में ही काफ़ी तंग आ गई थी। खाना सबके साथ खाना, घर के मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए इसे मजबूर किया जाने लगा। वो इतनी भी बदतमीज़ या खुदसर नहीं थी जितना इसे ज़ाहिर किया जाता। कायम भी 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर गया हुआ था। मासूमा को शिद्दत से इसकी याद आती थी। कायम की ही गैर मौजूदगी की वजह से दादा जान काफ़ी बार मासूमा को डांट चुके थे। कुछ दिन में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी और इसे एक डर था कि अगर कायम ना आया तो दादा जान ज़रूर इस पर भी फिर से पाबंदी लगाएंगे। तो फिर ये हर बात पर पाबंदी आई है, ये रंग नहीं पहनना, वो कपड़े नहीं पहनने। ऊंची आवाज़ से मत बोलो, इतना ज़ोर से क्यों हंस रही हो? 10 बजे से पहले सो जाओ, 5 बजे से पहले उठ जाओ, बाहर नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं रखना। उफ, हम पर इतनी पाबंदियाँ, मगर पोता 1 हफ्ते से आवारागर्दी पर है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। वो जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, इसे कोई नहीं टोकता। बेड पर बैठी हुई खुद से हम कलाम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मासूमा बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? फूफो जान की आवाज़ उभरी तो इसने उठकर दरवाज़ा खोला। मासूमा बच्ची, अब बासिल का कमरा ही तुम्हारा कमरा है, मैंने कहा भी था वहाँ रहा करो। वो मासूमा के कमरे की लाइट ऑन देखकर आई थी और आते ही शुरू हो गई। फूफो जान, हर बात पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है मुझ पर? अब क्या मैं अपने कमरे में भी नहीं रह सकती? इस पर भी दादा जान की शान में गुस्ताखी हो गई। नौशीन साहिबा बेड पर बैठी तो मासूमा ने इनकी गोद में अपना सर रख दिया और इनके हाथ अपने सर पर रखे। मासूमा प्लीज़, फूफो जान को जलाए हुए अंदाज में बोली थी। मासूमा, हम मौका देते हैं तो लोग बातें करते हैं, तो तुम किसी को शिकायत का मौका ही ना दो। वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए गोया हुई, रहने दे फूफो जान, आप कुछ भी कर लो, दुनिया कभी खुश नहीं होती, इसलिए मैं बेकार की कोशिशें करती ही नहीं हूँ। मासूमा को इनकी बात से सख्त इख्तिलाफ हुआ था। वो अपना नज़रिया बड़े आराम से इनकी गोश गुजार कर रही थी, जिस पर नौशीन साहिबा ने अपना माथा पीट लिया। मासूमा बेटा, इसीलिए तो अब्बा जान हर वक्त तुमसे खफा रहते हैं, तुम खातिर में ही किसी को नहीं लाती। चलो अच्छा, अब छोड़ो सब बातें और अपने कमरे में जाओ। वो झुककर इसका माथा चूमकर बोली, दादा जान तो पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं मुझसे। हद है फूफो, घर में और भी तो लोग हैं, लेकिन सबको मैं ही नजर आती हूँ।
इस बार मासूमा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो नौशीन साहबा को भी दुख हुआ। वाकई ये बात सच थी। इन 2 हफ्तों में मुजफ्फर साहब काफ़ी बार मासूमा को डांट चुके थे। मासूमा मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इसे प्यार से कहा। ऐसी ही बात है पप्पो जान, भैया नहीं है ना। इसीलिए दादाजान का बस चले तो वो यह भी कह दे, लड़की तुम इतने सांसें क्यों ले रही हो, कम कम सांस लो। आखिरी बात इसने दादाजान के अंदाज में कही थी और हंस पड़ी थी, लेकिन इसकी आंखों की नमी नौशीन साहिबा अच्छे से देख चुकी थी। हाँ, वो ऐसी ही तो थी। पता नहीं क्यों मुजफ्फर साहब को इस बच्ची पर हर वक्त गुस्सा रहता था। नौशीन साहिबा भी समझ नहीं पा रही थी। अच्छा, तुम अब बस अपनी तरफ से कोशिश किया करो अपने बाबा जान को खुश रखने की, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करने वाला है। चलो अब जाओ अपने कमरे में। वो इसे प्यार से समझा रही थी। आज नहीं पुप्पो जान, आज नहीं। मासूमा प्लीज़ बेटा समझो, फिर पता है ना बात तुम्हारी माँ तक जाती है। प्लीज़ बेटा, बाजिल को कोई शिकायत का मौका मत देना। इसका चेहरा हाथों में भरे वो इसकी आंखों में देखती बोल रही थी। वो आए तो सही पुप्पो जान। वैसे दादा जान का इंसाफ देखे मेरी तो हर बात पर पाबंदी आयद की हुई है। इन्होंने और इनका पोता 2 हफ्तों से घर नहीं आया, लेकिन दादा जान बिल्कुल रिलैक्स है। मासूमा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली थी, क्योंकि मेरी बेटी को याद आ रही है शौहर की। नौशीन साहिबा शरारत से बोली थी। और प्लीज़ मैं और इसे याद करूँगी। वो चेहरे पर बेजारियत लाए हुए बोली थी। मासूमा, वो शौहर है तुम्हारा, किस अंदाज से बात कर रही हो इसके बारे में। शौहर से एहतराम से बात करते हैं, इस बार उन्होंने डांटा। इससे ओके सॉरी, अब एहतराम से बात करूँगी। फिर वो दोनों उठ खड़ी हुई। सुबह इसकी आंख अजीब से एहसास के तहत खुली। चंद लम्हों में हवास बहाल हुए तो अपने आसपास देखा। क्या खाता है ये बंदा। उफ। अब बाजू से दूर होकर इसके कसरती वजूद को घूरती हुई बोली थी। ढीला से ट्राउज़र और बनियान पहने वो बेड पर करवट लिए सो रहा था। माथे पर बुरे बाल बिखरे हुए थे। मासूमा ने गौर किया तो इसे और महसूस हुआ कि बाजिल की दाढ़ी मूँछों के मुकाबले में हल्की हल्की है। बाजिल के बालों का रंग भूरा था जो इस पर काफ़ी जचता था। बुनियाद से इसका सेहतमंद जिस्म नुमाया हो रहा था। अब मासूमा की नज़र इसके चौड़े सीने पर पड़ी। बेसाख्ता इसने अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। बिलाशुबा वो एक भरपूर वजीहा मर्द था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर मासूमा मजबूत सोच और इरादे रखने वाली लड़की थी। इसे बाजिल की ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा इसका किरदार बाजिल के करीब कर सकता था। ये आया कब है। रात को तो मैं अकेली सोई थी, आज याद आ ही गई घर की। मशकूक आदमी ऊंची आवाज़ में बोलती वो बेड से उतर गई। गुड मॉर्निंग जाना। अभी वो मुड़ी ही थी कि बादल की बोझल आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। इसका मतलब वो जागा हुआ था और ये सोच आते ही मासूमा के दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। यार इट्स ओके, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम जी भर कर मुझे देख सकती हो, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मासूमा के चेहरे पर सुर्खी और इसकी यकदम झुकी आंखों को देखकर वो मुस्कुराते हुए खोया हुआ। जब मैं तुम्हें जी भर कर देख सकता हूँ, किस कर सकता हूँ, बल्कि कुछ भी कर सकता हूँ, तो यार तुम भी तो मेरी बीवी हो, पूरा हक रखती हो। इतनी दूर क्यों खड़ी हो, यहाँ पास आओ, जैसे मर्जी देखो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मासूमा के चेहरे पर हया का रंग देख वो खासा महसूस हो रहा था। आंखों में शरारत लिए वो संजीदगी से गोया हुआ था। आपका बाय बाजिल की मायने खैस बातें और शरारत भरी आंखें नज़रअंदाज किए वो बामुश्किल बोली थी। रात को आया था, तुम काफ़ी सुकून से सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं। वो अब बेड से उतरकर इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा था। मेरा नहीं पूछोगी, कोई तो बात है तुम में, क्या मतलब। इससे पहले वो कोई जवाब देता दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है। दरवाजे को घूरते वो धाड़ा था। इसकी धाड़ सुनकर मासूमा समेत बाहर खड़ी बाजिल की वफादार मुलाजमा नूरी भी काम गई। साहब जी, मैं नूरी बाजिल के डर से बामुश्किल ही अल्फाज अदा कर रही थी। क्या मसला है। वो एक बार फिर धाड़ उठा था। वो जो कि तुम बाजिल के सामने खड़ी रही, आपको दादाजान ने याद किया है। अभी नूरी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि बाजिल फिर कुर्राया। मासूमा ने अपनी झुकी पलकें उठाकर देखा। बाजिल के चेहरे पर पहले वाली शौक़ी बिल्कुल गायब थी। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ जानिब बढ़ा और दराज में से कोई बॉक्स निकाल रहा था। मासूमा तिरछी निगाहों से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। जब बाजिल वापस मुड़ा और कदम इसकी सिमत बढ़ाए तो मासूमा ने फ़ौरन अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया। इसके पास आकर बाजिल ने वो बॉक्स खोला। ये तुम्हारे लिए। आईफोन मासूमा की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। मासूमा ने बेयकीनी से इसे देख रही थी। इतने दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मोबाइल रख लो अपने पास। वैसे भी मेरे ख्याल से तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बाजिल मोबाइल इसके हाथों में देखकर बोला, मगर मासूमा यकटक अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को और कभी बाजिल को देखे जा रही थी। आई नो तुमने कभी यूज़ नहीं किया मोबाइल, इसलिए यूज़ करने में तुम्हें अभी मसला होगा, लेकिन डोंट वरी, सीख जाओगी। मासूमा को हनूज़ एक ही तरह खड़े देख बाजिल फिर से गोया हुआ। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो। यह क्यों, मेरा मतलब है दादाजान गुस्सा करेंगे, आपको पता है हमें इजाज़त नहीं। मासूमा को बाजिल की बातें खासी हैरत में मुब्तला कर रही थी। इसके संजीदा चेहरे पर निगाहें जमाए बोली, तुम अब मेरी हो, मेरी बीवी हो। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है और ये ख्याल रखना है मेरा क्या हुक्म है, मेरी क्या पसंद है या मुझे क्या नापसंद है। ना ये कि तुम्हारे दादाजान ने किस चीज़ की इजाज़त दी है या तुम्हारे बाप ने किस चीज़ से मना किया है या तुम्हारे भाई ने क्या कहा है। ये सब बातें सोचना छोड़ दो। अब वो इसके चेहरे को देखता हुआ अपनी उंगलियों की पूरों से इसका दायां गाल सहलाता हुआ धीमी आवाज़ में
मगर मुस्तहकिम अंदाज में बोल रहा था। जी। बाजिल का सपाट चेहरा देखती हुई वो भी धीमी आवाज़ में बोली, मेरे कपड़े निकाल दो। बाजिल इससे दूर होता मेज़ से अपना मोबाइल उठाकर बोला, हाँ क्या पहनेंगे मासूमा? वो बॉक्स मेज़ पर रखकर अलमारी की जानी पड़ी और हलक तर करती हुई बोली, शलवार कमीज़ निकाल दो। अपने मोबाइल पर निगाहें जमाए बोला। अब मासूमा इसकी अलमारी के पट खोल कर खड़ी तरह तरह के शलवार कमीज़ देख रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा निकालें। जब कुछ समझ नहीं आया तो रुख मोड़कर तेज़ी निगाहों से बाजिल को देखा, जो अब भी मोबाइल कान से लगाए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो वापस अलमारी की सिमत मुड़ी, फिर इनमें से ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ निकाली और अलमारी बंद करके अब वो बाजिल की सिमत बढ़ी। बाजिल ने इसे अपनी तरफ आता देखकर फ़ोन बंद करके वापस मेज़ पर रख दिया। हाँ ये ठीक है। मासूमा के हाथ से कपड़े लेकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि मासूमा पेशानी पर बल डाले इसकी पुश्त को घूरने लगी, यहाँ तक कि वो वॉशरूम के दरवाजे के पीछे से गायब हो गया। अजीब आदमी है, नोट ही नहीं किया इसने। मैंने इसे आप कहा इतनी इज्जत दी और पहली बार इसका कोई काम किया है, शुक्रिया तक नहीं किया इसने। बेशक सिर्फ कपड़े ही निकाल कर दिए हैं, मगर काम तो किया है ना, बदअखलाक आदमी। लेकिन मैंने भी तो इसे थैंक्स नहीं बोला, इसने भी तो इतना अच्छा सेलफोन दिया है मुझे तो, लेकिन मैंने थोड़ी कहा था अपनी मर्ज़ी से दिया है। वो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाती हुई अब अपने कपड़े निकालने लगी। वो शावर लेकर कमरे में आया तो मासूमा कमरे में नहीं थी। शीशे के सामने खड़े होकर तौलिए से बाल खुश किए इंटरकॉम में नूरी को आने का बोला और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। फिर बालों को खुश करके ब्रश किया और ब्राउन चादर शानों पर रखी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई इसने खुद को सरसरी सा शीशे में जायज़ा लिया, फिर आने वाले को इजाज़त दी और टांग पर टांग रखे शाने बेनियाजी से सोफ़े पर विराजमान हो गया। सलाम मुर्शद साहब, हुक्म करे। नूरी ने सर झुकाया, अदब से सलाम किया। बाजिल ने सर हिलाकर इसे जवाब दिया, सारी बातें बताओ मुझे, क्या हुआ था इन 2 हफ्तों में? मेज़ से मोबाइल उठाकर हाथ में लेते हुए वह सपाट अंदाज में बोला। नूरी ने बगैर रुके जब से वह गया था शादी से अगले दिन के होने वाले तमाम वाक़यात से लेकर कल रात तक की सारी रवादात इसके गोश गुजार कर दी और फिर सर उठाकर इसके तने हुए चेहरे और सुर्खी माइल आंखों को देखती फिर से सर झुका गई और मासूमा कुछ नहीं बोलती थी। मोबाइल पर निगाहें जमाए सरसरी सा पूछा गया। छोटी बीबी ज़्यादा चुप ही रहती थी मुर्शद साहब, नूरी ने हिचकिचाते हुए बोली। नूरी की बात पर इसने तवील सांस लेकर सर हिलाया। मोबाइल पर ही जमी निगाहें थी, चेहरा बेतासुर था। हुक्म मुर्शद साहब। जब वो कुछ ना बोला तो नूरी ने सर झुकाए डरते हुए पूछा, जाओ। बाजिल ने इसे देखे बगैर हुक्म दिया। जब वो ड्रेसिंग रूम से निकली तो कमरे में धुआं होने के बायस खांसने लगी। बाजिल जो कि सोफे पर बैठा सिगरेट उंगलियों में दबाए मुँह से धुआं खारिज कर रहा था, अचानक ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मासूमा के खांसने पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और एक निगाह मासूमा पर डालकर सोफे से उठा और उंगलियों में दबी आधी सिगरेट को एशट्रे में मसल दिया, जहाँ पहले से ही कई सिगरेट राख बनी पड़ी थी। अब वो खिड़की की जानिब बढ़ा और पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी। मासूमा एक हाथ होठों पर रखे बाजिल पर एक नागवार नज़र डालकर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हुई। बाजिल वहीं खिड़की के पास अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा इसे ही देखने लगा। मेहरून रंग का कीमती जोड़ा जेब तन किए दुपट्टा कंधे पर फैलाए वो शीशे के सामने खड़ी अब बालों में ब्रश करने लगी। जल्दी करो दादा जान, नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। इश्क दिल का शराबे से नज़रें हटाकर अब वो खिड़की से बाहर देखते हुए सरद अंदाज में बोला था। बाजिल की ताकुम आवाज़ पर मासूमा ने जल्दी से कानों में आवेज़े पहने, हाथों में कंगन पहने और सर पर दुपट्टा ओढ़कर बाजिल के पास जा खड़ी हुई। चले। मासूमा की आवाज़ पर वो इसकी जानिब पलटा, एक नज़र इसके सरापे पर डालकर वो दरवाजे की सिफ्त बढ़ गया, जबकि मासूमा इसकी पुश्त को घूरती इसके पीछे चलने लगी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए डाइनिंग हॉल में पहुँचे, जहाँ पहले से ही सब मौजूद थे और इन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा था। बाजिल एक नज़र सबको देखता आगे बढ़ा और थोड़ी ऊंची आवाज़ में सलाम करके कुर्सी पर विराजमान हो गया। मुजफ्फर साहब ने मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया, जबकि मासूमा भी सलाम करने के बाद मेज़ पर से जूस का जग उठाकर जूस गिलास में डेलने लगी। जूस गिलास में डालकर इसने बाजिल की जानिब बढ़ाया। तुम रहने दो और यहाँ बैठो मेरे साथ। बाजिल ने मासूमा के हाथ से गिलास लेकर मेज़ पर रखा और इसकी कलाई थाम कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि इसकी इस हरकत की वजह से वहाँ मौजूद हर शख्स फटी आंखों से इसे देखे गया। साजिद साहब और आबी साहब ने भी पहले अपने भतीजे और फिर मासूमा को हैरत से देखा, जबकि मासूमा का भी तकरीबन यही हाल था। बेयकीनी से बाजिल को देखने लगी। बाजिल होश में तो हो, इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि हमारे साथ बैठकर खाना खाए। दादा जान बाजिल के हाथ में मासूमा के हाथ को नागवारी से घूरते धाड़े थे। इस लड़की की औकात मेरी औकात पर मुनासिब है दादा जान। इसकी औकात है कि बाजिल शराजी की बीवी है। बाजिल इनकी आंखों में देखते हुए सर्द अंदाज में बोल रहा था। एक पल को अपने सामने बैठे अपने बाप को सुर्ख आंखों से देखते हुए फिर से बोलने लगा, और जहाँ तक लड़की के साथ बैठकर खाना खाने की बात है तो मेरी खैरत कबारा नहीं करती कि मैं आराम से बैठकर इस तरह तरह के खाने नोश फरमाऊँ और मेरी बीवी सर झुकाए मेरे पास खड़ी रहे। दादा जान से कहकर इसने एक नज़र वहाँ खड़ी दादी जान शीरी बेगम और चच्ची को देखा, जहाँ उन्होंने आंखों की नमी छुपाने के घर से अपना सर झुका लिए। मासूमा का हाथ अभी भी बाजिल के हाथ में मुकीद था। वो इस वक्त कुछ भी समझने से कासिर थी। देखा अब्बा जान, इतने कम वक्त में आपके लाडले पोते ने ज़नमुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माजिद साहब बाजिल को अपनी सुर्ख अंगारे
आंखों से घूरते मुजफ्फर साहब से मुखातिब हुए, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब्बा जान आपके लाडले पोतले अपनी बीवी को बेशकीमत तोहफे तोहफ़ पेश कर रहे हैं। फ़कत एक अंगूठी 11 लाख की ली है इसने। लड़की साथ पर इस कदर पैसे लुटाने की क्या ज़रूरत है। कुछ दिन पहले ही तो बाजिल का ख़ास आदमी शॉप से बाजिल की पसंद पर तैयार करवाई गई एक बेशकीमत अंगूठी लेकर आ गया था। अभी साहब बस बहाने की तलाश में थे कि कैसे मुजफ्फर साहब को इनके लाडले पोते के कारनामे बताए, जबकि इनकी बात पर बाजिल के सपाट चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जबकि मुजफ्फर साहब को अपने समझदार पोते से फ़कत एक अंगूठी, वो भी लड़की को देने के लिए इतना पैसा लुटाने पर अफसोस हुआ था, मगर खामोश रहे। शराजी साहब को क्या है ना कि बाजिल शराजी अपनी बीवी को कोई मामूली तोहफ़ा दे, इसकी शान के खिलाफ। सुलगती हुई मुस्कुराहट के साथ कहता वो जूस का गिलास लबों से लगा चुका था, बल्कि मासूमा बेसाख्ता अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद इस खूबसूरत अंगूठी को बगौर देखने लगी। इसे वो पहली नज़र में ही काफ़ी नायाब और ख़ूबसूरत लगी थी, मगर ये नहीं मालूम था कि इतनी बेशकीमत होगी। बाजिल, इस लड़की को सर पर मत चढ़ाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पछताओगे तुम। इसको इसकी औकात में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। माजिद साहब पेशानी पर शिकन डाले मासूमा को हकारत से देखते हुए बाजिल से मुखातिब हुए, शिराजी साहब ये मेरी बीवी है, इसे मैं किस तरह रखता हूँ ये मेरा मसला है, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके ही सिखाई है कि मैंने। शिराजी साहब, याद है एक बार आपने ही मुझे कहा था कि बीवी तो मिल्कियत होती है, मर्द जैसे चाहे इसे रख सकता है, इसे अगर अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत कर सकते हैं आप, तो मैं अपनी बीवी को सबके सामने इज्जत क्यों नहीं दे सकता। हर मर्द का अपना ज़र्फ़ होता है। वह खासी ऊँची आवाज़ में इन पर तंज कर रहा था कि डाइनिंग हॉल में इसकी गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। मासूमा ने बेसाख्ता इसके चेहरे को देखा, जहाँ अब चट्टानों जैसी सख्ती थी। एक पल को बाजिल के हाथ में मुकीद इसका हाथ भी कँपा गया, जबकि माजिद साहब के बेटे को कई साल पहले बोले गए इनके अल्फाज याद आए, आपके सामने आंटी को थप्पड़ नहीं मार सकते बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता। 14 साल का बाजिल इनके सामने सीने पर हाथ बांधे गुस्से से खड़ा इन्हें कह रहा था, जबकि इसकी बात और तासुरात देखकर माजिद साहब काफ़ी हंसे थे। बाजिल की मेरी बीवी है, मेरी मिल्कियत, मैं जैसे चाहूँ इसे रख सकता हूँ। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सौतेली माँ है, कौन सा सगी है जो तुम इसकी इतनी तरफदारी करते हो। आइंदा मेरे और इसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे तुम, और वाकई वो दिन और आज का दिन। बाजिल ने किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया था, और आज वो इतने अरसे बाद अपने बाप को इसी के अल्फाज वापस लौटा रहा था। वो अब अपने ज़हीन बेटे को बेयकीनी से देख रहे थे। ख़त्म करो ये सब और नाश्ता करो सब, मुजफ्फर साहब ने मामले को ठंडा करने की गर्ज से बोला। मुबादा कहीं इनका पोता उठकर चला ही ना जाए। बाजिल अब पुरसुकून होकर नाश्ता करने लगा, जबकि मासूमा भी कोशिश कर रही थी कुछ खाने की, मगर वक्फे से सबकी नज़रों से वो काफ़ी गैर आरामदेह हो रही थी। माजिद साहब गाहे बगाहे कभी अपने बेटे को और कभी मासूमा को देख रहे थे। बाजिल, मेरे बेटे, तुमने बताया नहीं वलीमा कब का रखना है। मुजफ्फर साहब ने चाय का कप लबों से लगाते हुए बाजिल से नरम आवाज़ में पूछा। इनकी बात पर मासूमा ने बेख्तियार बाजिल को देखा। एक दो ज़रूरी काम है दादा जान, मुझे अभी वैसे भी कायम भी मौजूद नहीं है यहाँ, जब वो आएगा तो रखेंगे, बता दूंगा मैं आपको तारीख़। बाजिल ने धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है, मगर मुझे 2-3 दिन पहले आगाह कर देना, बहुत धूमधाम से करना है मैंने अपने पोते का वलीमा। मुजफ्फर साहब बाजिल को देखते मुस्कुराते हुए कह रहे थे। बाजिल ने भी इनको मुस्कुरा कर देखा और फिर एक जहरीली मुस्कुराहट अपने बाप की तरफ उछाली, जबकि माजिद साहब का बस नहीं चल रहा था कि 2-3 थप्पड़ लगा दे। ये चाय है इतनी बदजायका, मनहूसरत चाय भी अपनी तरह बनाई है तुमने। माजिद साहब ने चाय का एक सिप लेकर बाकी चाय अपने पास खड़ी शिरीन साहिबा के बाजू पर गिरा दी। चाय गर्म होने की वजह से वो बिलबिला उठी। अब इन्हें अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था, सो अपनी बीवी को निशाना बना लिया, जबकि इनकी इस हरकत पर सब इन दोनों की जानी मुतवज्जा हुए। मुजफ्फर साहब ने नज़रअंदाज कर दिया, जबकि बाजिल की एकदम रगें तन गई, आंखों में ख़तरनाक हद तक सुर्खी आ गई। दादा जान, मैंने पहले भी आपको कहा था, इन्हें कह दें कि अगर इन्हें अपनी बीवी के साथ ड्रामे लगाने होते हैं तो ये अपने कमरे तक महदूद रखा करें। ये सब सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। बाजिल मेज़ पर हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ। इसकी दाढ़ सुनकर माजिद साहब ने भी थूक निकला। बाजिल, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो। मुजफ्फर साहब बाजिल को कुर्सी से उठता देखकर फ़ौरन बोले, नूरी चाय कमरे में दे जाना। बाजिल मुजफ्फर साहब की बात नज़रअंदाज करता वहाँ सर झुकाए खड़ी नूरी को कह झुक कर जा चुका था। जो हुक्म मुर्शद साहब। माजिद, ये क्या हरकत है, तुम काबू नहीं रख सकते या खुद पर? पहले ही कम आता है यहाँ, कितनी बार कहा है तुमसे कि इसके सामने एहतियात किया करो। मुजफ्फर साहब माजिद साहब की सुलगती आंखों से घूरते दाड़े, जबकि मासूमा भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई वहाँ से निकलकर किचन की जानी बढ़ी, जहाँ भी शिरीन साहिबा गई थी। गुलबीबी, मरहम लेकर आओ जल्दी, दाइमा सब छोड़ें और यहाँ बैठे आप। मासूमा किचन में दाखिल होती है, पहले अपने पीछे आती गुल से और फिर शिरीन साहिबा से मुखातिब हुई और इनके सुने बगैर इन्हें कुर्सी पर बिठाया। गुलबीबी मरहम लेकर आई तो मासूमा ने इनके बाजू पर लगाई। शिरीन साहिबा ने भी की आंखों से इसे दुआएं दी, जबकि मासूमा एक मुस्कुराहट पर चालती किचन का निकल गई। अब इसका रुख नूरी के पीछे था, जो बाजिल के लिए चाय का कप लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। वो तेज़ी से जीने तय करती हाँफ सी गई। नूरी रुखो गहरे गहरे सांस लेती वो नूरी के सर पर पहुंचकर बोली, जो ट्रे था में बस दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी। जी हुक्म करे छोटी बीबी। नूरी का हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। वो हाँफती हुई गहरा सांस लेती मासूमा को देखकर कुछ परेशानी से मगर अदब से बोली, ये मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। मासूमा इसके हाथ से ट्रे लेकर मुस्तहकिम अंदाज में गोया हुई, छोटी बीबी जी आप ऐसे ना कहें जी, ये मेरा काम है, मैं कर देती हूँ।
नूरी मासूमा के शफाफ चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। इससे मासूमा हमेशा से ही बहुत प्यारी लगती थी और अच्छी लगती थी, जो बस अपने काम से काम रखती थी। अब तो इसे और भी अच्छी लगने लगी थी। आखिर को अब इसने मुर्शद साहब की बीवी जो थी। नहीं, मैंने कहा ना मैं ले जाऊँगी, तुम जाओ। मासूमा अब थोड़ी आंखों में सख्ती लिए बोली। छोटी बीवी जी, मुर्शद साहब गुस्सा होंगे। कोई भी काम अगर इनके कहे वो मुताबिक ना हो तो जी गुस्सा करते हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो अगर आप लेकर गई चाहे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब नूरी के लहजे में हकीकतन फिक्रमंदी और परेशानी थी। वो कई सालों से बाजिल की खिदमत गुजार थी। बाजिल के धूप छाँव जैसे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। नूरी, मैंने कहा ना तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगे वो तुम्हें। मासूमा इसकी बात पर कान ना धरते हुए नरमी से बोली, मगर सर्द अंदाज में बोली। जी। नूरी बेबसी से इसे देखती वहाँ से चली गई। हाँ, ये मौका ठीक है, अभी बात कर लेती हूँ क्योंकि बाजिल से ही बात करनी होगी और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अभी जो हुआ इसके बाद दादा जान तो मना कर देंगे और भैया भी पता नहीं कब आएंगे। कल पहली क्लास है मेरी, पहले दिन ही ना गई तो। हाँ, बाजिल मना नहीं करेगा। इतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है। भाई सही कहते थे इसके बारे में। जाहिर है भैया ने अगर इसे मेरे लिए चुना है तो कुछ सोच के ही किया है। पुरसोच अंदाज में ही इसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सालों बाद बाजिल ने इजाज़त दी थी तो अपने खुश्क लबों पर जुबान तर करती दरवाज़ा घसीटती अंदर दाखिल हुई, मगर सिगरेट की बू ने इसे नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। बाजिल सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था कि इसकी निगाह मासूमा में पड़ी। मासूमा को देखते ही इसके माथे पर शिकन उभरी, आंखें सुर्खी माइल हुई, जबकि मासूमा ट्रे लेकर मेज़ पर रखती एक तरफ खड़ी हो गई, जबकि एक हाथ हनूस नाक पर था। तुम क्यों लेकर आई हो चाय? मैंने नूरी को कहा था। वो ठंडे ठार लहजे में बोल रहा था। इसकी गर्दन के तने रगी और आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी कि वो काफ़ी जब्त कर रहा था। मासूमा इसको देखती ना महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे हुई कि इसके अंदाज पर जाने की वो सटपटा गई थी, जबकि बाजिल अब सिगरेट एश ट्रे में मसल चुका था। वो वहीं। मैंने नूरी को मना कर दिया, मैं रूम में आ रही थी तो सोचा खुद ले आऊँ। मासूमा हलक दर्द करती हुई अंगलियाँ आपस में मरोड़ती आहिस्तगी से बोली थी। हम ठीक है, अब जाओ। बाजिल की भारी सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा को उसका अंदाज़ अजीब लगा। मैं क्यों जाऊँ? मतलब ये मेरा भी कमरा है, आप मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपको तन्हाई चाहिए तो आप चले जाएं रूम से। मासूमा सारे लिहाज बलाइक ताक रखती हुई दबी दबी आवाज़ में गुर्राई। इसे बाजिल का सर्द अंदाज़ पता नहीं क्यों बुरा लगा था। एकदम इसे गुस्सा आया था, जबकि इसकी ऊँची आवाज़ सुनकर बाजिल ने टेबल पर रखे अपने पाँव उठाए और गज़बनाक तासुरात लिए इस तक पहुँचा और सख्ती से इसके बाजू अपने शिकंजे में ले लिए। वो इसके इतने करीब था कि मासूमा को इसकी सांसों से सिगरेट की महक महसूस हुई। खबरदार, तुम्हारी आवाज़ ज़रा सी भी बुलंद हुई या इस कमरे से बाहर गई तो ज़ुबान खींच दूँगा तुम्हारी। इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े को इसके नाजुक बाजू से दबोचे हुए धाड़ा, जबकि पकड़ काफ़ी हद तक सख्त थी। वे साख्ता मासूमा के हलक से दबी दबी चीख निकली। छोड़े मुझे, ये ठीक नहीं कर रहे आप। मासूमा दर्द बर्दाश्त करती बोल सकी, जबकि इसकी आंखें मन मन पानी से भर गईं। मैंने क्या कहा था? तमीज़ से बात किया करो, समझ नहीं आई थी तुम्हें मेरी बात? अब इसने मासूमा के दोनों बाजू इसकी पुश्त पर ले जाकर जकड़े और मासूमा को अपने मज़ीद करीब किया, जबकि इसका लहजा मज़ीद सख्त हुआ था। आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा भी कमरा है। आप मुझे यूँ निकल जाने का कहेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। वो इसकी गिरफ्त में मचल रही थी, मगर बाजिल के वजूद से आने वाली परफ्यूम और सिगरेट की बू इसके हवासों पर सवार हो रही थी। मगर अपनी कामती टांगों पर खुद काबू पाती वो निगाहें झुकाकर बामुश्किल बोल पा रही थी। बहस करके मज़ीद गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे, जज्बात से आरी अंदाज में। और इसके बेदाग चेहरे को देखते हुए गुर्राया। मैं बहस नहीं कर रही, वो अब मदम आवाज़ में बोली थी, अपनी तरफ से बाजिल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करके। अब वो वाकई हाँफ गई थी। इसके बाजू शदीद दुख रहे थे, जैसे खून जम गया हो। इसलिए अब इससे मज़ाहमत करना छोड़ती थी तो फिर क्या कर रही हो? सपाट लहजे के साथ इसने अगला सवाल बात कर रही हूँ, वो बस मनमनाई थी, जबकि अब इसको शिद्दत से रोना आया था कि वो क्या करने आई थी और क्या हो गया। इसकी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखकर चेहरा बुलंद किया। आइंदा आवाज़ नीचे रख कर बात करना, मुझसे नहीं तो बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा। मैं इसके नाक को अपनी नाक से मिस करता वो सफाकियत से बोला था। जी। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली कि बाजिल नज़दीक होने की वजह से भी बामुश्किल सुन सका और अपने फिर इसने मासूमा को आराम से खुद से दूर किया और तेज़ तरीन कदम बढ़ाता बाहर निकल गया, जबकि मासूमा का वजूद होले होले लर्ज रहा था। वो बामुश्किल खुद को संभालती बेड तक आई और बेड पर बैठ कर शिद्दत से रोने लगी। वहशी जंगली आदमी रोते रोते बड़बड़ाने लगी, जबकि आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। इसकी नाक और आंखों के डोरे बेहद सुर्ख हो गए थे। काफ़ी देर तक रोने के बाद कुछ सोचती हुई बेड से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। मुँह हाथ धोकर आई और मेज़ की सिमत पड़ी, जहाँ मोबाइल अभी भी पड़ा था जो बाजिल इसे देकर गया था। बॉक्स में से मोबाइल निकाल कर हाथों में लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। कुछ देर आईफोन से सर खपाती रही, फिर जब काफ़ी कुछ समझ आ गया तो अपनी जगह से उठी। अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। बेड से अपना दुपट्टा लेकर औरती हुई हाथ में मोबाइल थाम कर कमरे से बाहर निकली।
जीने उतरते हुए इसका सामना नूरी से हुआ, जो हाथ में कपड़े लिए जीने चढ़ रही थी। नूरी से सलाम करती जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। इससे क्या हुआ है? वो लगता है बाजिल ने इसकी भी क्लास ली है। नूरी की जल्दबाजी देखती वह धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई और कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। कायम के कमरे में आकर इसके स्टडी में से कॉन्टैक्ट्स लेकर डायरी लेकर कायम का नंबर लिया, अपने मोबाइल में डायल करके कान से लगाया मगर वो बंद था। फिर मायूसी से वहाँ से निकली और फिर अपने और बाजिल के मुश्तरका कमरे में आ गई। बाजिल, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तुम बहुत बुरे हो, तुम इज्जत के लायक ही नहीं। इतनी सी बात पर इतने ज़ोर से बाजू दबाया है मेरा वहशी आदमी। अपना वहशीपन मुझ पर ही दिखाया करो। ठीक नहीं किया तुमने। ठीक, थोड़ा बहुत अच्छा समझ रही थी मैं तुम्हें, मगर नहीं, तुम बहुत बुरे हो। बात करना चाह रही थी मैं तुमसे, मगर तुम इस लायक ही नहीं। बेड पर दराज होकर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाते हुए रोने लगी थी। मगर फिर इसे बाजिल का इंतज़ार था। ना चाहते हुए भी इसे कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाजिल की इजाज़त दरकार थी। कमरे में बैठकर काफ़ी देर वो बाजिल का इंतज़ार करती रही, मगर सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, मगर वो घर आए ही नहीं। इस दौरान रानी और गुलबीबी इसे खाने का कहने आई, मगर इसने सख्ती से मना कर दिया इन्हें। मगर फिर रात को 9 बजे कमरे से निकली और किचन की जानी पड़ी। अपने लिए खाना गर्म करके खाया और फिर कमरे में आकर सुकून से सो गई। ये हाँ, कौन है जिसने जीना हराम कर रखा है हमारा? वो बफरे हुए शेर की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आसपास उसके आदमी सर झुकाए खड़े थे। भाई इसे किसी ने आज तक नहीं देखा, मगर इसकी दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारे सारे मंसूबे नाकाम बना रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी गैंग को इसने जिस तरह बर्बाद किया है, इसे देख और सुनकर लोग अब इसके नाम से भी कांपते हैं। इसका एक वफादार डरते डरते बास के कारनामे बताने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कोई ना जानता हो इसे, और वो सबके करतूत जानता है। मैं तुम सबको कुत्तों को इसके लिए पाल रहा हूँ। हाँ, अगर अपनी खैर चाहते हो तो पता लगाओ उस बास का, और अभी दफ़ा हो जाओ तुम सब। एक जहरीली निगाह सब पर डालते हो। वह दहाड़ा तो इसकी आवाज़ पर सब वहाँ से निकल गए। शरफ किसी भी तरह इस बास को तलाश करो, कोई तो इसके आदमी होंगे जो इसका साथ दे रहे हैं। इन सब का पता लगाओ। अब वो अपने भाई के सिमट पड़ा, जो कुर्सी पर आराम से बैठा शराब अपने अंदर उड़ेल रहा था, और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम फिक्र मत करो मुशर्रफ, बहुत जल्द इस बास को जिंदा या मुर्दा तुम्हारे सामने पेश करूँगा। वो गिलास अपने लबों से हटाता शातिराना अंदाज में बोला। इसकी तसल्ली पर मुशर्रफ ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया, और जब अपना ज़रूरी काम निपटाकर इस बंगले में दाखिल हुआ तो दूर ही से इसने गिलास वाल से अंदर होने वाली कार्रवाई देखी। एक पल को इसके सपाट चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर जब वो आहिस्ता से शीशे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो अपने चेहरे को फिर से सपाट कर लिया, जबकि अपनी बातों और हंसी मजाक में मगन इन 6 लोगों को मालूम भी नहीं हुआ कि इनका बास आ चुका है। यकीनन इन सब की बास की जानिब खुश थी। बाजिल दरवाज़ा आराम से बंद करता वहीं शीशे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। साहिर, पहली फुर्सत में तुम अपना नाम चेंज करो। आई डोंट लाइक योर नेम। वैशाल पिज़्ज़े का एक पीस अपने हाथ में लेते हुए साहिर से संजीदगी से मुखातिब हुई, जबकि इसकी आंखों में शरारत सब देख चुके थे। क्यों, तुम्हें मेरे नाम से क्या मसला है? अपने नाम पर कभी गौर किया है तुमने? विशाल लड़कों का नाम होता है विशाल। वैसे तुम हुलिया से किसी लड़के से कम नहीं लगती। साहिर इसकी जीन्स और शर्ट की तरफ इशारा करता हुआ बोला, और खुद अच्छा खासा चिढ़ा था विशाल की बात पर, और अब विशाल को चिढ़ा रहा था, जबकि बाकी सब इन दोनों की नोकझोंक पर मुस्कुरा रहे थे। ओ हेलो, ज़्यादा साहिर लोधी बनने की ज़रूरत नहीं है, जहर लगता है मुझे वो। विशाल अपने खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा लाए बोली, यार बस करो तुम दोनों और ख़त्म करो ये पार्टी वार्टी, समेटो सब चीज़ें। बास आ गए ना तो इसको सांप सूंघ जाना है। हमाद मेज़ की जानिब इशारा करते हुए बोला। पिज़्ज़ा, जिंगर, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती तुम इतना डरते क्यों हो बॉस से, फिर भी इतना टाइम से इनके साथ कैसे हो? बॉस से कोल्ड ड्रिंक ग्लास में उड़ेलते हुए तो मुस्कुराना बोला, जबकि इसकी बात पर हमाद ने इसे घूरा। जस्ट किडिंग यार, चिल। वैसे भी बॉस की नई नई शादी हुई है, वो सीधा अपने घर जाएंगे, यहाँ हमारी पार्टी इंजॉय करने थोड़ी आएंगे। बासित कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए रिमशा को आँख मारता हुआ मुस्कुराकर बोला, जबकि इसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। बासित, तुम नहीं सुधर सकते। रिमशा, जो कि बासित के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी, इसकी कमर पर सिफ्त रसीद करती हुई मुस्कुराकर बोली, यार आज एंजॉय कर लो सब जी भर के, कल से फिर बास आ जाएंगे और फिर इनके हुक्म शुरू। बासित मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि रिमशा और हमाद, जो कि मेज़ पर पड़े बॉक्स समेट रहे थे, एकदम मुड़े और दरवाजे की तरफ पुश्त करके खड़े बाजिल को देखकर वहीं जम गए। इन सब में से किसी के भी वहम गुमान में नहीं था कि बाजिल आ जाएगा, जबकि बाजिल के चेहरे पर नागवारियत से वो बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो काफ़ी देर से यहाँ मौजूद था। बास, रिमशा ने बाजिल को हकलाते हुए देखकर कहना चाहा, मगर बाजिल ने इसे हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा। तुम दोनों क्यों उठ रहे हो? बैठो यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बासित हमाद और रिमशा से मुखातिब हुआ, जो उठ गए थे, जबकि इन दोनों को एक ही सिमत में खड़े देखकर विशाल और साहिर भी मुड़े, और वहाँ बाजिल को खड़े देखकर वो दोनों भी अपनी कुर्सी से उठ गए। यार तुम लोगों को क्या हो गया? जब कोई ना बोला तो बासित भी पीछे मुड़ा, मगर बाजिल को सामने देखकर बाकी अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए और कुर्सी
को घसीटता फ़ौरन उठ गया। वो बास आप इस वक्त क्यों नहीं आना चाहिए था? अब मुझे कहीं भी आने जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी बासित साहब। बासित की सिमत बढ़ते हुए सर्द अंदाज में बोला। नहीं बास, आपकी मर्ज़ी, आपका ऑफिस, आप जब मर्ज़ी आए। हमें लगा आज आप घर जाएंगे। बासित सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया, जबकि लहजा अभी भी शरारत भरा था। ये साफ़ करो जल्दी, मेज़ की तरफ इशारा करते हुए वो बोला। इसकी बात पर बासित समेत सब मेज़ की जानिब मुड़े। सिर्फ बासित साफ़ करेगा। बाजिल की भारी आवाज़ पर सब अपनी जगह खड़े हो गए, जबकि बासित मुँह बसूरता सफाई पर लग गया। सुबह इसकी आंख खुली तो फजर से पहले खुली, मगर इसे बाजिल की जगह खाली देखकर शदीद गुस्सा आया था। ये सारी रात होता कहाँ पर है? इससे तो कोई सवाल करता ही नहीं। कल मेरे ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बोलने पर इतना भड़का था। अपना तो इसे जैसे पता ही नहीं। इसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही मशकूक नहीं? क्या बाजिल ठीक इंसान है? मैं इससे निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर इसमें मेरे खुदा की मर्ज़ी शामिल थी। तो मेरे अल्लाह, मैं इसे दिल से कबूल करती हूँ, मेरा शौहर है। मुझे अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी बातें इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। कल सबके सामने इससे मुझे इज़्ज़त दी, मान दिया। आज तक इस घर में सिर्फ मर्द के हाथों औरत जलील और रुसवा हुई है। बीवी तो क्या, बेटी तक को किसी ने इज़्ज़त नहीं दी, हक़ नहीं दिया। कल पहली बार इस घर के मर्द ने अपनी बीवी को सबके सामने इज़्ज़त और एहतराम मान दिया। निकाह की रात भी बाजिल ने मेरी बात मानी थी। अगर वो नफ्स का ग़ुलाम होता तो क्या मेरी बात मानता? लेकिन बाजिल में खून का असर भी खूब है। या ये कहें कि बाबा क्या नहीं, मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरी माँ के साथ जो किया उन्होंने अब मेरे आगे आ रहा है। नहीं, मैं अपने साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगी। मेरे मालिक, रहम करना। शायद वो बुरा इंसान नहीं है, मगर जुनूनी है। बाजिल, तुमने जो ज़ख़म अपनी मर्दानगी के जहम में मुझे दिए हैं ना, ये ठीक नहीं किया तुमने। बेसाख्ता इसका हाथ अपनी गर्दन के निशान पर और फिर बाजुओं के निशान पर गया। मासूमा शिराजी नाम है मेरा। देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अगर बाजिल के साथ इसी के अंदाज में मुकाबला करूँगी तो मज़ीद भड़केगा। इसे मेरी ऊँची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं। ऐसे तो अपनी ताकत का जहम मुझ पर आजमाता रहेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? बुराई के साथ तो लड़ा जाए तो बुराई कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मज़ीद बढ़ेगी। बुराई को महज अच्छाई ख़त्म कर सकती है। हाँ बिल्कुल, अब समझ आ गई मुझे क्या करना है। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बालों का जूड़ा बनाकर वो बेड से उठी थी। अब इसकी चाल में मजबूती थी। यकीनन ये इसके पुख्ता इरादों की बाइस थी।